नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आईएएस-पीसीएस संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं बीपीएस से क्वालिफ़ाई कर समाज कल्याण विभाग में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। हम यहाँ एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसका नाम है बीपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। यहाँ हम आपको बताएंगे कि ट्रेंड्स क्या हैं, जिन ट्रेंड्स के हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है ना। मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि आप स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी, ठीक है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम एफर्ट देके आपको मैक्सिमम आउटपुट हम दे दें। अब ये क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली मचा हुआ है, ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। हमने क्या किया, इस वजह से हमने क्या किया कि जितने भी पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं, ठीक है, मतलब कि हमने कंसीडर किया है 65th से लेके अभी जो 70th हुआ है यहाँ तक का, इस पूरे सैम्पल साइज़ के पीवाईक्यूज़ का हमने एनालिसिस किया है और एनालिसिस करके आपको ये बताने का प्रयत्न किया है कि कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं जिनको आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कम से कम उनको करके जाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस कड़ी में पहले हमने हिस्ट्री में, ओवरऑल हिस्ट्री में किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं उसका एनालिसिस किया था और एंशिएंट हिस्ट्री में किस तरीके के सवाल पूछे गए उसका एनालिसिस किया था। अभी इसमें हम मेडिवल प्लस बिहार स्पेसिफिक जो हिस्ट्री पूछे जा रहे हैं इनका एनालिसिस करेंगे। मेडिवल इंडिया से भी आपको अमूमन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिल जा रहा है। जैसे देखिए 65वीं बीपीएससी में आपको 4 सवाल मिले थे, 66वीं में 2 सवाल मिले थे, हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा यहाँ कम हो गया था, 67वीं में 6 सवाल मिले हैं, 67वीं री एग्ज़ाम में 4 सवाल, 68वीं में 5 सवाल, 69वीं में फिर से 6 सवाल, 70वीं में 3 सवाल थे और 70वीं जो दोबारा हुआ था उसमें 4 सवाल। ठीक है, अब इसका हम ब्रेकअप देखते हैं कैसे चमका के, कैसे चमकेगा, पाई चार्ट से, है ना। ये देखिए अब ये आ गया पाई चार्ट, भाई साहब, मतलब इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है दिल्ली सल्तनत 35%, मुगल्स लगभग 38% और मराठा से भी कितना आ गया था, लगभग 9%। ठीक है, बाकी सबसे आपको थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, आपको सरफेस लेवल की चीज़ें पता है, ठीक है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप इन सारे टॉपिक्स को नहीं छोड़िएगा। दिल्ली सल्तनत, मुग़ल और मराठा आप बहुत अच्छे से करके जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको हम ये चीज़ दिखा रहे हैं डेटा एनालिसिस के थ्रू कि किस क्षेत्र को आप छोड़ नहीं सकते हैं। चिल्लम चिल्ली पे मत जाइए भैया, मार्केट में बहुत बवाल मचा है, बहुत सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ भी फेंक दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट बोल दे रहे हैं, बच्चा एकदम ले के सुबह से शाम तक रटम पटम एकदम पटाए हुए है, रटे पड़ा है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, जो है सामने उसको देखिए ना, ये क्या है, इंसान गलत बोलेगा, डेटा गलत थोड़ी बोलेगा, है ना। अब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में आपको पता है कि स्लेव डायनेस्टी से शुरू हुई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे पहले शासक थे और उनसे लेते हुए लास्ट ये लोधी तक मोटा मोटी चली थी। ठीक है, तो इसमें आपको एक तो ये आप क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा कि जो स्लेव डायनेस्टी थी, यानी कि जो गुलाम वंश था वो कब से कब तक था, खलजी कौन से शासक थे, तुगलक, ठीक है, सैयद डायनेस्टी उसके बारे में देख लिया, लोधी डायनेस्टी कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में देख लिया एक बार। ठीक है, अब उसके बाद से हमको ये देखना है कि जो भी हमारे शासक थे उन्होंने काम कौन कौन सा किया, इम्पोर्टेंट काम। जैसे देखिए फिरोज शाह तुगलक ने कैनाल्स बनाए थे, बहुत सारे कैनाल बनाए। ठीक है, कैनाल मतलब क्या, नहर। ठीक है, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। ठीक, उसके बाद से देखिए कुतुब मीनार के बारे में सवाल पूछ लिया। ये जो हमारे शासक थे स्लेव डायनेस्टी के, इल्तुतमिश, बलबन, इनके बारे में सवाल पूछ लिया। खिलजियों के बारे में पूछ लिया। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, फिर महत्वपूर्ण सबसे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, बलबन के बारे में पूछा है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ठीक, बलबन किस तरीके से अपना राजपाट चलाते थे। ठीक है, रेवेन्यू यानी कि राजस्व किस तरीके से मिलता था, मुकद्दम और चौधरी कौन होते थे, इस पे सवाल पूछ लिया एक बार। देखिए इस पे रिपीटेशन है, इसको आप ज़रूर करके जाइएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे लिटरेचर में भी सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से उस टाइम की इंपॉर्टेंट किताबें थी, किसने लिखा था। ठीक है, कौन सी किसकी रचना थी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा तो कोई पैटर्न जैसा नहीं है, एक लिस्ट ऑफ किताबें हैं। जैसे अब आप कम से कम मिनहाजुस्सिराज जो हैं, ठीक है, आमिर खुसरो हैं, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनकी किताबें जो भी हैं, रचनाएं हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए इसमें बलबन इंपॉर्टेंट है। बलबन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, बलबन ने पूरा राजशाहीपना जो था उसको चेंज कर दिया था। एक बहुत बड़ा शिफ्ट था ना ये, वो अपने आप को एक तरीके से जिल्ले इलाही बोलता था, भगवान की परछाई बोलता था, है ना। तो इस तरीके का क्लेम करने वाला बलबन पहला निकला था, इसलिए बलबन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और उसकी बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी जिसने दिल्ली सल्तनत को काफ़ी मजबूत बनाया, इसलिए बलबन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र हैं दिल्ली सल्तनत के, इसको आप देखें। अब देखिए इसके बाद से बात आती है
मराठास का भी एक समय काफ़ी वर्चस्व रहा था, जब आखिरी मुग़ल शासक थे और उसके बाद से बीच का एक पीरियड था अंग्रेज़ों के आने के पहले और मुग़ल साम्राज्य के पतन के आसपास, वो मराठाओं का एक तरीके से स्वर्णिम काल था। तो इसमें भी सवाल आ जाते हैं। इसके जो मंत्री थे अष्टप्रधान, इससे बार बार सवाल पूछा गया है, तो इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से इनके टैक्स जो होते थे, चौथ है, सरदेशमुखी है, ठीक है, ये कौन किसके लिए है, ठीक है, सरदेशमुखी, ठीक। वैसे ही अष्टप्रधान में कौन कौन से मंत्री थे, किनका क्या काम था, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुग़ल, मतलब जो भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो बड़े बड़े किले बिल्डिंग बने हुए हैं, मैक्सिमम जो अभी बचे हुए हैं, वैसे तो बने हैं आदिकाल से ही, लेकिन जो बचे हुए हैं जो आज देखते हैं उसमें मैक्सिमम मुगल्स के हैं, इसलिए मुग़ल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। पेंटिंग के बारे में पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक। मनसबदारी सिस्टम जो चला था उसके बारे में पूछ लिया। आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में पूछेंगे, मतलब जो भी एडवांसमेंट होता है, ठीक है। मतलब क्या है, साम्राज्य जब एक तरीके से स्थिर हो जाता है तो क्या करेंगे, अब तलवार तो उठाना नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे वो चीज़ जो मन को अच्छा लगे। क्या लगेगा, रंग, और क्या अच्छा लगेगा, बिल्डिंग। तो रंग भर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, आर्किटेक्चर दुनिया दुनिया में घूम के आ रहे हैं, वहाँ का आर्किटेक्चर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, ठीक है, लिटरेचर इसके बारे में आ रहा है, ठीक है। जो मुगल के टाइम पे लिटरेचर डेवलप हुए उसके बारे में पूछा गया। ये देखिए गेट ऑफ मक्का, ये आर्किटेक्चर से आपका पूछ लिया गया, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हुई थी, यानी जो लड़ाइयाँ हुई थी, मतलब अंग्रेज़ जब आ गए थे उस टाइम पे इनकी ब्रिटिश के साथ लड़ाई होती थी मुगल्स की, और उसके पहले जब ये खुद यहाँ पे आ रहे थे तो इनकी खुद की लड़ाई हुई थी मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो उन सब लड़ाइयों के बारे में भी आप देख लेंगे, कौन से जो मुगल कालीन सत्ता स्थापित हो रही थी उस टाइम की लड़ाइयाँ, और जब मुगल कालीन सत्ता का पतन हो रहा था उस टाइम की लड़ाइयाँ, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण रूलर हैं आपके, हुमायूं, बाबर, ठीक, अकबर, इन सब के बारे में आप एक बार देख लेंगे। विजयनगर के बारे में आया, लेकिन ये बड़ा बेसिक टाइप का ही सवाल आया था कि फाउंडर कौन थे, नगलापुरम का फाउंडर कौन थे। तो ये बेसिक बेसिक सवाल आया साउथ से। पहले तो इतना नहीं था ट्रेंड, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा साउथ के सवाल के बारे में बीपीएससी भी कभी कभी पूछ ले रही है। तो सरफेस लेवल का आपको ज्ञान होना चाहिए कि साउथ से किस तरीके के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। कोला डायनेस्टी के बारे में पूछ लिया, सिरसा के टॉम के बारे में पूछा, भक्ति मूवमेंट के बारे में पूछा, वटाकटा डायनेस्टी, सूफी मूवमेंट, तो ये सारे सवाल भी पूछ लेते हैं ये लोग। लेकिन ये है कि इसका मोटा मोटी अगर आपको ऊपर ऊपर देखना है तो ये देख लीजिए, वो आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। देखिए सवाल का तो कोई अंत नहीं है, सवाल अनंत है और एग्ज़ाम सीमित है, तो कोई सवाल तो वो कभी पूछ सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो एग्जामिनर पेपर सेट करे बेचारा, वो भी गारंटी नहीं दे सकता है, पता है। मतलब उसको खुद ही पता नहीं होता है, वो अपना खुद 300-400 सवाल सेट करके दे दिया, वो कंप्यूटर में रैंडमाइज होकर निकल के आ गया सवाल, तो उसको ही नहीं पता है क्या सवाल आएगा। लेकिन हाँ, एक मोटा मोटी ट्रेंड होता है जिसको लोग देखते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, और वही ट्रेंड हम लोग यहाँ पकड़े हैं, देखिए। तो ये आपको भैया छोड़ना नहीं है। दिल्ली सल्तनत, मराठा, मुग़ल, इन तीनों का दामन थाम लो, समझ लो अच्छे से, अगर इसकी बात कर रहे हो मिडाइवल हिस्ट्री की तो, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं बिहार स्पेसिफिक सवाल की। बिहार स्पेसिफिक जो सवाल है वो हर साल आप देखिए, अमूमन जैसे 65वीं में देखिए 11 सवाल आया है, 66वीं में 8 सवाल आया है, 67वीं में 6 आया था, 67वीं एग्जाम में 6, 68वीं में फिर से 11 सवाल, 69वीं में 7 सवाल, और जो 70वीं हमारा इसमें 7 सवाल आया, और जो दोबारा 70वीं हो इसमें 5 सवाल। अमूमन इसमें भी देख लीजिए आप, लगभग आपको 7 से 8 सवाल मिल जा रहे हैं बिहार स्पेसिफिक, ठीक है। मतलब 7 सवाल के आसपास तो मिल रहे हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। अब इसमें क्या है कि भटकाव बहुत ज़्यादा होता है बिहार स्पेसिफिक में, कि क्या पढ़ें, बिहार का कितना इतिहास पढ़ना है। अच्छा, बच्चों के साथ क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो अभी तो मारा मारी मचा हुआ है ना लास्ट के टाइम पे, जो जहाँ से मटेरियल मिला लो एकदम लेके चढ़ा लिए भैया, उसको पढ़ रहा है, ठीक है। इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं आती हैं। हमने जैसा आपसे ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि हम बिहार स्पेसिफिक लेक्चर्स पे भी आएंगे, ठीक है, और वहीं हम एनालिसिस कर लेंगे इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं रहती हैं बिहार में, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं बिहार में वो आपकी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आया हुआ है। मतलब बिहार का जो आधुनिक इतिहास है, ठीक है, चंपारण के टाइम पे जैसे गांधी जी आए, गांधी जी के आते ही बिहार में क्रांति की शुरुआत हो गई, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर उसके बाद से बिहार के जो जितने भी लीडर थे ना वो नेशनल मूवमेंट में जुड़ने लग गए, ठीक है, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन बने। तो मोटा मोटी सवाल इन सब क्षेत्रों से ही आता है, चंपारण सत्याग्रह के बाद से वे कौन कौन से लीडर निकले, ठीक है, किस किस टाइम पे निकले, उनने कौन कौन सा संगठन बनाया, उन्होंने कैसा काम किया, ये सारे सवाल हैं। तो उसको मॉडर्न के साथ जब करेंगे तो मॉडर्न के साथ ही क्लब करके उसको एक साथ कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा पिक्चर आपको देगा। इसलिए यहाँ पे हम उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस जैसा नहीं कर रहे हैं। और बाकी मिडाइवल और एंशिएंट से जो है इस तरीके से कोई बहुत बिहार स्पेसिफिक सवाल नहीं होते, इक्का दुक्का होते हैं कि हम ऑलरेडी
सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, जो सवाल पूछे गए हैं अभी 65वीं से लेके 70वीं तक उनका। इसके बाद से हम PYQs का भी डिस्कशन करेंगे, और कुछ फ्रिक्वेंटली अकरिंग टॉपिक हैं जो कि जिनसे सवाल बार बार आ रहे हैं उनको भी हमें डिस्कस करना है, और बिहार स्पेसिफिक कुछ हम आपको वीडियो देंगे ताकि आपको मार्केट के भटकाव से बचा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। टाइम कम है बट हाँ, ओनस इज़ ऑन अस, हम ये सारा चीज़ आपको करके देंगे। और आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको भटकना नहीं है इस चीज़ के लिए कि अब आप सोर्स चेंज कर दीजिए, नहीं, हम ये नहीं गारंटी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप अपना सब सोर्स चेंज करके आके हमारे ऊपर बैठ जाइए, ठीक है। आपने जहाँ पढ़ा है, जो पढ़ा है, आप उसको बिल्कुल पढ़ लीजिए, लेकिन हमारा जो भी डिस्कशन है इसको प्लीज़ आप छोड़िएगा मत, क्योंकि हम बहुत स्पेसिफिक, बहुत रिसर्च करके हम लोग इस चीज़ को लेके आए हैं, और आपका इसमें बहुत टाइम भी नहीं जाएगा, तभी हमने वीडियोज़ का लेंथ हमेशा शॉर्ट रखा है, शॉर्ट एनालिसिस दिया है। 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो हमारा रहेगा, आप उसको कान में लगाइए, 2x पे डालिए, उसको देख जाइए, ताकि आपको कम से कम अंदाजा लग जाएगा कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं छूट गया। पढ़ने गए हैं, आपको लग रहा है सब इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपने एनालिसिस देखा, आपको समझ में आएगा, अरे भैया ये तो इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसका डिस्कशन उसका देख लिया, उसको रिवाइज कर लिया। ऐसे ही जब हम आगे आगे फ्रिक्वेंटली अकरिंग टॉपिक है इसको करेंगे, तो आपको रहेगा, अरे भैया इससे तो सवाल आ ही रहा है, तो इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। जिस टाइम बैठ गए आराम से अपना निकाला, ठीक है, कान में ठूस के ईयरफोन बस देख लिया, 5-10 मिनट में हो गया, मैं 2-4 सवाल पक्के हो गए। PYQ डिस्कशन, अरे जिस टाइम पे सवाल आ रहा है उस पर तो पूछेंगे ना, तो PYQ जो हम कराएंगे उसको देख लीजिए कि भाई 5-6 साल में कैसे सवाल पूछे, है ना। और बाकी एकदम बुद्धा बन जाइए, मध्यम मार्गी, आँख बंद करिए, एकदम मार्केट के भटकाव से बचिए। बिहार स्पेशल हम आपको दे देंगे, जितना देंगे उतना पढ़िए, उतना बहुत है। उससे ज़्यादा आएगा तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो सेट किया ना वो भी नहीं सॉल्व कर पाए, क्योंकि इतना ज्ञान उसको भी नहीं है, ठीक है। इतना ज्ञान आपको भी नहीं लेना है, ज्ञान उतना ही लीजिए कि आपका प्री क्लियर हो जाए। इसके आगे भी लंबी लड़ाई है, मेंस भी लिखना है और इंटरव्यू भी देना है, ठीक है। अपने आप को एग्जॉस्ट मत करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी, बिल्कुल। क्या बोलता है पैरेटो प्रिंसिपल, 20% एफर्ट 80% आउटपुट, ये अप्रोच लीजिए, ये अप्रोच। हम चाहेंगे कि आपके जो भी विचार हैं आप बिल्कुल हमें उसके बारे में बताएं, आप लाइक करें, कमेंट करें, हमारी जो भी वीडियोस हैं उसको शेयर करें, और बिल्कुल अपनी राय, हर जगह हम उपलब्ध हैं आपको, यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे, जहाँ मन करे कहीं हमें मैसेज दे दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है, उससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ज्ञान तो हमारे पास भी है, लेकिन ज्ञान उतना ही देना है जितना आप पचा सकें और उसमें आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं कि आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे। धन्यवाद।